अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज 4 अगस्त 2024 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसले के ना आने का जो एक वजूहात या उसकी फिक्र जारी की गई गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा तहरीरी फॉर्म में 2 जजेस की जानिब से, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने तहरीरी फैसले के अंदर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को एक तरह से गलत साबित करने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फजीसा के मौक़िफ़ से भी अपना एक इख्तलाफ ज़ाहिर किया है और वो कर सकते हैं, बजा है। अक़लियती फ़ैसले आया करते हैं, लेकिन जब 2 जजेस या कोई भी एक जज अपना फ़ैसला लिख रहा होता है, तो उसको बाकायदा फ़ैसले की फ़ॉर्म में लिखा जाता है। उसमें ये अपनी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा नहीं निकाला जाता कि मेरी राय को नहीं एंडोर्स किया गया और 8 जजेस ने कोई और राय ले ली, 2 ने कोई और ले ली और हम 2 ने कोई और ले ली। और फिर हमने इससे पहले कभी ये नहीं देखा कि कोई फैसला आए, चाहे वो अक्सरियती फैसला हो या अक़लियती फैसला हो, इख्तलाफी नोट हो, होता वो फैसला ही है उस जज की दानिश में। तो कभी भी हमने ये नहीं देखा कि उस फैसले के अंदर तफसीली वजूहात जारी हो और उसमें उन जजेस को फ़िक्र लगी हो कि हमारे फैसले के या इस फैसले के खिलाफ जो नज़रसानी दरख्वास्तें कहीं वो गैर मौसर ना हो जाएं, तो जल्दी जल्दी फैसला होना चाहिए। ठीक है, हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं, ये भी कहा जाता है कि तेज़ इंसाफ होना चाहिए। हाल ही में हमने देखा चीफ जस्टिस काजी फजीसा भी कहते नजर आए कि जो इंसाफ में ताख़ीर है वो इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है, लेकिन अगर कोई बहुत ही अहम तरीन मामला हो, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती हुई छुट्टियां भी चल रही हों, तो देर हो जाती है फैसलों के अंदर और वो फैसला आ भी जाना है। लेकिन उस फैसले से पहले इस किस्म की मूव्स करना क्या जजेस को ज़ेब देती है, नहीं देती, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपना एक 29 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया है, उस फ़ैसले के अंदर सियासी पहलू और कानूनी पहलू हैं और इस फ़ैसले के अंदर आइन के ही एक आर्टिकल की खिलाफ वर्जी भी है। इस फ़ैसले के अंदर कुछ ऐसी सितरें शामिल की गई हैं कि अगर उन पर अमल करती है हुकूमत, जो कि कर भी रही है, या इलेक्शन कमीशन, तो उससे मुल्क में अनारकी की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। और इसके अलावा एक तरह से फैसले के अंदर तरगीब दी गई है बाकायदा इदारों को कि आप ना कीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल जो आपको लगता है कि काबिल अमल नहीं है। तो इस तरह से इदारों को आपस में बगावत पर उकसाया गया। लेकिन ये 2 जजेस कौन से आईनी शिक के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं और फिर अपने हल्फ की भी एक तरह से पासदारी को उन्होंने पसे पुश डाला है, जबकि अभी उनको मालूम ही नहीं है कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसकी वजूहात क्या हैं। ये सब कुछ क्या मामला है, कौन से आइन के शिक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं ये दोनों जज और उनके ओथ के मुताबिक उनको क्या करना चाहिए था, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो ऑर्डर आया उसमें जो 16 वजूहात जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर की, वो तो मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन उन वजूहात में से 2 ऐसी चीज़ें हैं या 2 ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि जो पैराग्राफ 13 है ऑर्डर का, यानी जो इख्तलाफी नोट है उसके पैराग्राफ 13 के अंदर ना सिर्फ ये दोनों जजेस ये कह रहे हैं कि जो 80 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कंसिडर हुए और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसिडर होंगे, ना सिर्फ वो सादिक और अमीन नहीं कहलाएंगे, यानी वो आइन की आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो गए, लेकिन साथ ही ये दोनों जजेस अपने नोट के अंदर ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा फैसला, यानी कोई भी अदालत का, यानी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर जो कि आइनी शिकों के साथ ना हमाहंग हो, उस पर अमल दरामद करना आइनी इदारों के ऊपर लाजिम नहीं है। इस किस्म की सितरे लिख देना 2 सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस की जानिब से एक आइनी इदारे यानी इलेक्शन कमीशन को ये तरगीब दे रहा है कि अगर आपको लगता है कि हमाहंग नहीं है आइन और कानून की ये फैसला, तो आप इस पर अमल दरामद ना करें। आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी कंसिडर होता है। आपको पता है आर्टिकल 190 के अंदर ये दर्ज है कि एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव के तमाम इदारे और इस मुल्क में कायम तमाम जो आइनी इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत के पाबंद है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने एक फैसला दिया, उस फैसले पर अमल दरामद करने के सिवा 8 जजेस का एक फैसला है और 8 जजेस का फैसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात थी और एक जमात है। अब कतई नज़र कि वो क्या वजह इसमें अपना रहे, क्योंकि अभी उनकी तफसीली वजूहात आनी है। तफसीली वजूहात के अंदर लिखा होगा कि कैसे वो ये फैसला दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ उस शॉर्ट ऑर्डर को भी गौर से पढ़ें तो उस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर शायद कभी किसी ने गौर करने की जहमत ही नहीं की। शॉर्ट ऑर्डर के अंदर ये लिखा है, ये दर्ज है कि शॉर्ट ऑर्डर का अगर आप पैराग्राफ नंबर आई थिंक इट्स 6 पैरा, अगर आप उसको गौर से पढ़े तो उसके अंदर ये दर्ज है कि जो
अरकान थे जिन्होंने के इंतखाबात में हिस्सा लिया, उनके बारे में ये देखा जाए कि उन्होंने किस जमात के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया, और जिसने जिस उम्मीदवार के जमात के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया उसको उस जमात का कंसिडर किया जाए। तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको उस वक्त आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए कि बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला आ गया। उसके बाद इलेक्शन के बाद उनको दोबारा से 3 दिन की मोहलत दी कि अगर आप किसी सियासी जमात में नहीं शामिल हुए तो आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल पाएंगी। फिर मखसूस नशिस्तों के लिए वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। ठीक है, वो एक टेरेबल डिसीजन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके टेरेबल डिसीजन को भी करेक्ट करने की कोशिश की। कैसे की? सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर करेगा अपनी तफसीली वजूहात में, लेकिन तफसीली वजूहात आने से पहले 2 जज ये मौक़िफ़ अपना दे चुके कि वो ये समझते हैं कि ये एक गैर आईनी फैसला है, तो एक गैर आईनी फैसले के ऊपर आईनी इदारे अमल ना करें। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला इसके बाद आएगा, जब अभी उसकी तफसीली वजूहात नहीं आई होंगी, उसकी आईनी साख्त या उसकी गैर आईनी साख्त अभी तय नहीं हुई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस बैठकर इदारों को ये तरगीब देंगे कि आप आर्टिकल 190 को भूल जाओ। आपने जो सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करके मुल्क को चलाना है, आप उस सबको भूल जाओ। लेकिन आप को अगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आईन है तो आप उस पर अमल ना करो। ऐसा माजी में क्यों नहीं हुआ? आखिर इससे पहले बहुत से ऐसे वाकयात, बहुत से ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आए जो कि असल में नाकाबिले अमल थे, लेकिन इस वक्त आम इंतखाबात के बाद मुल्क में चलते हुए तजादात, मुल्क में चलते हुए डिवाइड के बाद इस किस्म के फैसले, जिनसे कि शायद किसी कोर्स करेक्शन की कोशिश की गई, शायद जिससे अवाम की जो मंशा थी उसको कंसिडर किया गया, उसको ये कह के पसे पुश डाल देना कि वो गैर आईनी है और उस पर आईनी इदारे अमल ना करें। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के हल्फ की भी एक तरह से खिलाफ वर्जी आती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जब हल्फ उठाते हैं तो वो हल्फ के अंदर कहते हैं कि वो ना सिर्फ आइन के का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बल्कि किसी गैर आइनी एक्टिविटी को भी नहीं होने देंगे। अपनी किसी ज़ाती राय, अपनी किसी ज़ाती मंशा को, अपने जो काम है आइनी काम, उस पर किसी भी सूरत हावी नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 2 जजेस की राय है। इख्तलाफी नोट बेशक एक अहमियत के हामिल होते हैं। हमने ये भी देखा है कि फ्यूचर में जाके इख्तलाफी नोट अक्सर अक्सरियती फैसला भी बन जाया करते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब इतना सारा डिवाइड चल रहा है तो आखिर इन 2 जजेस को वो 3 सत्रह लिखने की जरूरत क्या पड़ी थी, जब उन्होंने ये तरगीब दी बाकायदा इलेक्शन कमीशन को कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करें। फिर ये एक इस तमाम तर जो फैसला है इसका सियासी पहलू है। सियासी पहलू इस तरह कि जो 16 वजूहात दी गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ इन दोनों जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले से इख्तलाफ करने पर, वो 16 वजूहात वही हैं जो मुस्लिम लीग नून, इलेक्शन कमीशन या जो नाकिदीन हैं इन 8 जजेस के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पिछले 20 दिनों से एक बयानिया बना रहे थे, उसको इन जजेस ने तहरीरी तौर पर लिख दिया। ये सियासी पहलू है इस केस का। लेकिन एक और एंगल अगर हम देखें इसी का, तो वो ये है कि कानूनी एंगल क्या है, कानूनी पहलू ये है इस तमाम तर मामले का और इस तमाम तर केस का कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको किस सिचुएशन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना पड़ा। तो ये दोनों जजेस उस मामले में जाना ही नहीं चाहते। ये चाहते जो मामला उनके सामने आया उसको एज इट इज कबूल कर लिया जाए। तो आपको मैंने गुज़िश्ता रात भी इस बात का जिक्र किया था, अब दोबारा दोहरा देती हूँ। जब 62(1) का मामला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो मीर बादशाह केसरानी का केस था, चूँकि 2018 में नाअहल करार दे दिए गए। उनको कहा गया कि आप पे 62(1) का इतलाक हुआ था तो आप ताहियात नाअहल हो, और वो ताहियात नाअहली का मामला उन्होंने इन इंतखाबात से पहले चैलेंज किया। उसको एक परफेक्ट टाइमिंग में दिसंबर में 11 दिसंबर 2023 को सुना गया। चीफ जस्टिस काजी फईद बेंच में थे, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके साथ बेंच में थे, और इन तीनों जज साहिबान ने तब ये सवाल उठाया कि ताहियात नाअहली 62(1) के तहत कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर कर ली। बजा है सुप्रीम कोर्ट का भी इख्तियार नहीं था, और जो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला था उस समीउल्लाह बलूच वाला, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर करते हुए वो मामला जजिस कमेटी को भिजवाया। जजिस कमेटी ने 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया। 7 रुकनी लार्जर बेंच ने पे दर पे 4-5 समातें की, और उसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर ही इस मामले को सेटल कर दिया, और 6-1 से वो फैसला आया। जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफ किया, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच में भी शामिल थे। जस्टिस अतर मिनल्ला को उस लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया था, और फिर उस बेंच ने बैठ कर ये तय कर दिया कि 62(1) के तहत ताहियात नाअहली नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट का जो एक सिंपल लेजिस्लेशन, सादा कानून साजी से बनाया गया कानून है, वो इस पर उसको इस फैसले के ऊपर ज़्यादा अहमियत इस फैसले के ऊपर उसको तरजीह हासिल होगी, और वही जो पार्लियामेंट की विल है वो प्रिवेल करेगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान
उस वक्त भी उस बेंच का हिस्सा थे। लेकिन आज वो इन 8 जजेस के फैसले के ऊपर ये कहते हुए भी मोतरज़ नजर आते हैं कि आर्टिकल 185 का इतलाक होना चाहिए और आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपनी अपील के दायरे अख्तियार से बाहर निकल के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ देने की जरूरत नहीं थी। तो यही वो जज थे जो तब चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के साथ इस बात के ऊपर, या उस वक्त तो बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, उनके साथ उनका यही मौकिफ था कि नहीं, अगर 62(1)F के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलती कर भी ली है तो हम अपील के दायरे के अंदर इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तब कोई 184(3) का इतलाक नहीं किया गया। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच का भी हिस्सा थे जिन्होंने 26,000 मुलाजमीन से मुतालिक वो आर्टिकल 187 के अख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी फैसला सुनाया था। तो तब अगर दायरा अख्तियार इतना बड़ा मसला नहीं था, बल्कि अवामी जो अवाम का हक था, एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला था, वो ज़्यादा ज़रूरी था, तो अब क्यों ज़रूरी नहीं था? आखिर ये हवाओं का रुख कैसे बदला, हम सबको मालूम है। और फिर इन जजेस का हाल कुछ ये भी है कि अगर देखा जाए कि आइन की कुछ शिकों से मुतालिक इनको जजेस को ये प्रॉब्लम है कि नहीं, ओपन एंड शट केस था, इतनी निटी-ग्रिटीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए था, पीटीआई का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो इस किस्म का नोट लिखना कहीं आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी तो एक तरफ है, लेकिन आप आइन की कुछ शिकों को इसलिए नहीं इग्नोर कर सकते और इदारों को तरहीब दे सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने की, क्योंकि आपको लगता है कि वो ठीक फैसला नहीं है, अभी तफसीली वजूहात आनी है। लेकिन अगर आपको याद हो तो अगर कोई आमिर भी आके बैठ जाए, कोई डिक्टेटर भी आके बैठ जाए, तो वो पूरे का पूरा आइन नहीं मुअत्तल करता, बल्कि वो आइन की कुछ शिकों को जो उनको नहीं अच्छी लग रही होती उनको मुअत्तल कर देता है। और यही वो एतराज़ है जो हम माजी में जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर भी करते आए। आज चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा या जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी ये करेंगे, तो उनको भी ये सुनना पड़ेगा और ये एतराज़ देखना पड़ेगा कि जब आप एक इख्तलाफी राय दे रहे हैं और उस इख्तलाफी राय के अंदर आप नहीं मानते अपनी जो अक्सरियत की राय है उसको मत माने, आपकी वजूहात भी दुरुस्त होंगी, लेकिन आप वही बयानिया क्यों इंडोर्स करें और फिर आपको नजरसानी का इतनी फिक्र क्यों है, और फिर आप बैठ के बाकायदा इदारों को तरगीब कैसे दे सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करो, जबकि अब फैसले पर अमल दरामद करने का वक्त बहुत कम रह गया है। कल वो डेडलाइन मीट होनी है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और इलेक्शन कमीशन को एक अमल दरामद रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। ऐसे वक्त पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनको बाकायदा एक रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये काफ़ी अफसोसनाक अमर है। मुल्क जिस दहाने पर आके खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का ये फैसला एक तरह से मजीद अनारकी क्रिएट करने का भी बायस बन सकता है। हमने देखा कि हुकूमती हलकों की जानिब से किस तरह से इस फैसले के ऊपर शाबाशियाँ मिल रही हैं और बाकायदा अकलियती नोट को ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे किसी ने उनकी ईगो सेटिस्फाई कर दी है या उनके जख्मों के ऊपर एक मरहम रख दिया है, और बाकायदा कल से एक खुशी का, एक भंगड़े डालने का आलम है हुकूमती बेंचेस की जानिब से, जो कि एक किसी भी तरह की दलील से हट के और बाकायदा किसी दलील के साथ बात करने के बजाय उसको एक बदले के तौर पर ले रहे हैं, और ये एक अफसोसनाक अमर है। अगर आपको फैसला नहीं पसंद या अगर आपको अकलियती नोट ज़्यादा पसंद आ रहा है तो ठीक है, आप दलील के साथ बात कीजिए, लेकिन एक दूसरे को इस तरह से नीचा दिखाने का जो एक अमल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बुनियाद बना के, ये काफ़ी अफसोसनाक है। और उसके अलावा ये कि अब इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर बैठ के कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। इन दोनों जज साहिबान ने तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बतौर जमात मानने से भी इनकार किया है, जो कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी अपनी शॉर्ट ऑर्डर के अंदर पीटीआई को पार्लियामेंट्री पार्टी तस्वुर कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टी भी मान रहे हैं, उनके मखसूस नशिस्तों के हक को भी मान रहे हैं। तो इन दोनों जजेस का जो बयानिया है उसको इंडोर्स करने वाले साहिबान ये बता दें कि किसको ठीक समझा जाए इन अकलियती राय में से। तो खैर अब तक के लिए इतना ही था, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के पास अब डेडलाइन है वो कल मुकम्मल हो रही है, तो इन जजेस के नोट को क्या बुनियाद बनाकर वो कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनहराफ बरत सकते हैं या नहीं, ये हम कल ही देखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।